अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर हैंडीकैट। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। आज हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन की ही कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी जो डिफरेंट सिनारियोज में यूज़ होती हैं उनको देखना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको समझना चाहिए बर्नौलीज़ इफ़ेक्ट क्या है, जो कि बेसिकली बर्नौलीज़ थ्योरम या बर्नौलीज़ इक्वेशन की ही एक डेरिवेशन है, उसकी एक जो समझें कॉलोरडी है, उसका एक कंक्लूजन है। उसके बाद हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक हो गया। बर्नौलीज़ इफ़ेक्ट क्या कहता है, बेसिकली बर्नौलीज़ इफेक्ट क्या कहता है। इससे पहले हम जब भी कोई इक्वेशन डिराइव करते थे, हम पहले बताते थे कि वो इक्वेशन क्या कहती है। हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन की पहली स्टेटमेंट लिखी है, फिर डिराइव किया तो हमें बाद में अंदाज़ा हुआ कि हाँ, हमने जो स्टेटमेंट लिखी है वो इक्वेशन की फॉर्म में यूँ लिखी जानी चाहिए थी। लाइक हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन के बारे में कहा, सम ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क पर यूनिट वॉल्यूम के ई पर यूनिट वॉल्यूम पी ई पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। फिर जब हमने इक्वेशन डिराइव की, उसको डिफरेंट तरीके से ढाल के देखा तो हमें पता चला कि हाँ, पी वी डिवाइडेड बाई वी हाफ रो वी स्क्वायर और रो जी एच का सम, ये तीनों चीज़ें हैं बेसिकली जो वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप आहिस्ता आहिस्ता इक्वेशन से बातें करना सीखें, उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में खुद ही समझें। तो इसलिए बर्नौलीज़ इफेक्ट की मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी टेक्स्ट फॉर्म में, मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। फिर मैं बोल के बता दूंगा, लेकिन उसको अगर मैं लिखूंगा तो फिर थोड़ा सा आपको स्पून फीड करने वाली बात हो गई होगी, क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी मतलब मैं ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि ट्राई टू टॉक टू इक्वेशन। सो नाउ वी विल जस्ट टॉक टू इक्वेशंस इन देयर लैंग्वेज। इससे पहले हमने इक्वेशन से बात करवाई है अपनी लैंग्वेज में, अब हम उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे। सो बर्नौलीज़ इक्वेशन ऊपर ऊपर मैंने लिख दी है कि हमारे पास एक पाइप है ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट दिस पाइप इज नॉट ऑफ वेरिंग हाइट। बर्नौलीज़ इक्वेशन में वेरिंग हाइट भी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक एंड पर और थी और दूसरे एंड पर और थी, यहां पर सेम होगी। ठीक है। तो एक पाइप है जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो गया, कम हो गया। यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो V1 है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। ठीक हो गया। डेंसिटी इधर और इधर फ्लूइड की सेम है, और उसके अलावा हम अब देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ वाली चीज़ें किस तरह से रिलेट होती हैं। हमने कहा कि जी P1 हाफ रो वी स्क्वायर और रो जी H1 इज इक्वल टू P2 हाफ रो वी टू का स्क्वायर और रो जी H2 का स्क्वायर। अब चूंकि वेरिंग हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस साइड की बराबर होंगी, तो इसको तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और वो हमने कर दिया। और इक्वेशन अब ये बन गई कि रो जी H1 और रो जी H2 ये जो टर्म थी दोनों साइडों पर वो हमने उड़ा दी। ये इसका स्क्वायर नहीं है, इसको इस तरह से लिखना है। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन क्या कहती है कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर ऐसा हो कि वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती थी कि यहाँ पर A और V का प्रोडक्ट यहाँ पर A और V के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड है वो स्लो होगी, यहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस साइड पर कम होगी, इस साइड पर ज़्यादा होगी। ठीक है ना। लेकिन हमने क्या कहा कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि PV ओवर V, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को फिर हम जब सिंपली लिखते हैं तो हम सिर्फ प्रेशर ही लिख देते हैं, बिकॉज इक्वेशन में इस तरह से है। वो आपको समझाने के लिए मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा ताकि आपको पता चले कि बात क्या हो रही है। ठीक हो गया। तो अगर हम प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो जैसे ही एरिया कंस्ट्रिक्ट होगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। हाफ रो जी वी का स्क्वायर यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा। हमने दोनों का प्रेशर का और इसका सम कांस्टेंट रखना है, तो अगर ये चीज़ ज़्यादा हुई है तो दूसरी जो चीज़ है इसके साथ वाली प्रेशर वाली वो कम हो जानी चाहिए, ताकि इनका और इसका इन दोनों का सम कांस्टेंट रह सके। इन दोनों का सम तो कांस्टेंट रखना जरूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और बर्नौलीज़ थ्योरम के मुताबिक। तो अब कंक्लूजन हमने क्या निकाल ली यहाँ से बर्नौलीज़ इफेक्ट की, कि जब भी आप एरिया को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और फ्लूइड की स्पीड हाई हो जाती है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो प्रेशर उस रीजन में ड्रॉप हो जाता है। इस रीजन में फ्लूइड का प्रेशर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगा।
इस रीजन में फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, सो फाइनल इक्वेशन क्या है कि प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम इज कांस्टेंट। इफ वन स्टफ इंक्रीजेस द अदर one has to be decreased to maintain the following of law of conservation of energy। ठीक है, इसका मतलब है जहां जहां फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी वहां वहां उस फ्लूइड का प्रेशर जो है वो कम होगा। अब यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, एक एफएससी लेवल का स्टूडेंट क्या पूछता है कि सर जी एरिया छोटा है, पानी बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना। ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी किस्म का ही सवाल है कि जी हमने पाइप का मुंह बंद कर दिया तो अब पानी प्रेशर से निकल रहा है। नहीं भाई, पानी प्रेशर से नहीं निकल रहा, पानी ज़्यादा वेलोसिटी से निकल रहा है। तो यहाँ पर भी पानी की या फ्लूइड की जो भी गैस अगर है वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ले मैन के दिमाग में ये बैठता है कि प्रेशर ज़्यादा है। इसको हम प्रेशर नहीं कहते, ठीक है ना। प्रेशर हम कहते हैं कि किसी भी कंटेनर में अगर कोई फ्लूइड इनक्लोज्ड है तो वो अपने कंटेनर की वॉल्स को टकराता है, उसके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं अनलाइक सॉलिड्स, तो वो टकराता है कंटेनर की वॉल से, तो वो जितनी फोर्स पर यूनिट एरिया कंटेनर की वॉल्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है वो है प्रेशर। अब होता क्या है कि यहाँ पर फ्लूइड स्लो चल रहा है, तो फ्लूइड ज़्यादा देर तक फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ठहरते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम मिलता है कोलिजन करने का, तो यहाँ पर इसीलिए प्रेशर ज़्यादा होता है। इसकी एक मैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ ताकि माइंड में रखने में आसानी हो। यहाँ पर फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स रुकते ही नहीं हैं, आगे ही चले जाते हैं, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है उनको वॉल्स से कोलाइड करने का और प्रेशर एक्सर्ट करने का। दिस इज वाई जहाँ पर फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव कर रहे होते हैं वहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप यूं कर सकते हैं, और इसकी जो इक्वेशन है वो आपके सामने है। ठीक है, तो ये बर्नौलीज इफेक्ट की टेक्स्ट फॉर्म है। इक्वेशन ने हमसे क्या बात की है, ये बात की है कि जहाँ जहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ प्रेशर कम होगा। अब इसके हम एप्लीकेशंस देखते हैं। पहली एप्लीकेशन है एरोप्लेन लिफ्ट। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ताकि वो इफेक्ट ज़्यादा सेंस बना सके। ठीक है, अच्छा जी, ये आपको एक एरोप्लेन का पर नज़र आ रहा है। एक एरोप्लेन है इस तरह से, और उसके पर को काट के हम उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो एरोप्लेन की वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, और ये जो एरोज बने हुए हैं ये वेलोसिटी ऑफ द एयर है। हवा के ऑपोजिट वो एरोप्लेन जा रहा है। तो एरोप्लेन की जो शेप होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि जब हवा की स्ट्रीम लाइंस, लैमिनार फ्लो ही हम इमेजिन कर रहे हैं, तो हवा की जो लैमिना है, जो स्ट्रीम लाइंस है, जब उससे टकराएं तो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, क्योंकि बीच में एक सॉलिड चीज़ रखी हुई है, तो फ्लूइड उसके ऊपर नीचे अपनी लैमिना एडजस्ट करेगा और फ्लो करेगा। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा कर्व दिया जाता है, नीचे कम कर्व दिया, नीचे बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर से कर्वी है। तो लैमिना इस तरह से बेंड होते हैं कि ऊपर वाली सरफेस के ऊपर लैमिना इकट्ठे क्लोज हो जाते हैं, और नीचे वाली सरफेस के ऊपर लैमिना स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली जगह पर जो है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड यानी कि एयर बहुत हाई होती है, नीचे वाले एरिया पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बहुत लो होती है। ठीक है, अब ये लैमिना करीब बनाने का मकसद क्या है, याद रहे लैमिना जिस पॉइंट पर करीब बनाए जाते हैं, इसका मतलब यह होता है कि उस एरिया में प्रेशर कम है। जिस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उसकी लाइंस बनाते हैं, हम कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ तो क्लोज लाइंस बनाएंगे। स्ट्रीम लाइंस हमने जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा स्प्रेड आउट बनानी पड़ती हैं, और जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर करीब बनानी पड़ती हैं। उल्टा होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रीम लाइन क्लोज बना दी, इस बात को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर फ्लूइड फास्ट मूव कर रहा है और उसका प्रेशर कम है, और यहाँ पर हमने अलग बनाई थोड़ी सी ताकि पता चले यहाँ पर फ्लूइड स्लो है और इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो अब नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो विंग्स के ऊपर और नीचे प्रेशर का डिफरेंस आ गया। जिस साइड पर कम है नेट फोर्स उस तरफ लगेगी, नेट प्रेशर उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो एरोप्लेन जो जा रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, जब वो मूव करेगा तो उसके ऊपर नीचे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। ड्यू टू ऑल दिस, जो बात हमने की, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया तो उसको लिफ्ट मिल गई और वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ जाएगा। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। इस जो फोर्स इसके ऊपर लगी है इसको हम कहते हैं मैग्नस फोर्स। बेसिकली वो इसको नहीं कहते, यहाँ पर नहीं उसको मेंशन करना चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्विंगिंग ऑफ बॉल पढ़ेंगे, उसको कहते हैं मैग्नस फोर्स। इसको हम एरोप्लेन लिफ्ट ही कहते हैं। ठीक हो गया, दिस इज द रीजन। आपने जरूर सोशल मीडिया पर कोई ना कोई मीम देखी होगी जहां पर एक एरोप्लेन बना होता है
और उसके नीचे एक रोटर बेल्ट होता है, जिस तरह आपकी रनिंग मशीन होती है कि वो बेल्ट उधर ही घूमता रहता है, आप एक्चुअल में भागते नहीं हैं लेकिन आप उस जगह खड़े हैं लेकिन आप भाग रहे हैं। तो अगर एरोप्लेन के यहाँ पर जो व्हील्स हैं, यहाँ पर सपोज एरोप्लेन के व्हील्स हैं, इसके ऊपर मैं उसी किस्म की ही एक रोटेटिंग बेल्ट लगा दूँ जो घूमती रहे इस तरह से, एरोप्लेन उधर ही खड़ा रहे, उसके व्हील्स मूव करते रहें और उसके नीचे रोटेटिंग बेल्ट जो है वो घूमता रहे, ताकि ऐसा लगे कि हाँ एरोप्लेन स्पीड पकड़ रहा है लेकिन एक्चुअली एरोप्लेन उधर ही खड़ा हुआ है। तो उसके नीचे बड़े मज़े के कमेंट्स होते हैं। सारे वो लोग होते हैं जिनको फिजिक्स नहीं आ रही होती, वो कह रहे होते हैं कि हाँ इस एरोप्लेन को उड़ जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसके व्हील्स तो मूव कर रहे हैं, तो वो मूव तो कर रहा है, टेक ऑफ स्पीड को तो रीच कर गया। फॉर एग्जाम्पल टेक ऑफ स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड है, ये बहुत हाई स्पीड है, वैसे इतनी होती नहीं है, सपोज इतनी है। तो अगर इस रोटर बेल्ट के ऊपर, इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर भी वो अपनी स्पीड बढ़ा के खड़ा उधर ही है जहाज, लेकिन उसके व्हील्स इतने घूम गए हैं कि वो इस स्पीड को रीच कर गया, तो टेक ऑफ स्पीड तो रीच कर गया, उसको उड़ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं उड़ेगा। उसका जवाब यही है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट एरोप्लेन लिफ्ट इट नीड्स टू कट थ्रू द स्ट्रीम लाइंस ऑफ द एयर। तो वो हवा को चीर के आगे एक्चुअल मूव करेगा, हवा के रिलेटिव मूव करेगा, तो तब वो स्ट्रीम लाइंस की अरेंजमेंट इस तरह से प्रोड्यूस कर पाएगा, तब प्रेशर का डिफरेंस प्रोड्यूस कर पाएगा, तब ही वो उठेगा। तो अगर एक ही जगह पर उसको नीचे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर खड़े खड़े उसके व्हील्स घूमते रहे तो वो जहाज कभी नहीं उड़ेगा। तो उसका जवाब ये होता है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि बॉल स्विंग किस तरह से होती है। इसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़ है कि स्ट्रीम लाइंस एक जगह पर क्लोज पुश हो जाती हैं, एक जगह पर स्ट्रीम लाइंस स्प्रेड अबाउट हो जाती हैं, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। होता है इस तरह से, हवा इस तरफ आ रही है और मैंने बॉल को इस तरफ फेंक दिया, लेकिन मैंने बॉल को सीधा नहीं फेंका, मैंने बॉल को रोटेट करता हुआ फेंका है, जिस तरह से यहाँ पर डायरेक्शन शो हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी इसी ग्लोब का ही सहारा लेता हूँ, मैंने इसको इस तरह से फेंका है और ये इस तरफ रोटेट कर रहा है, तो इसके ऊपर की जो हवा है वो हवा भी इस तरफ मूव कर रही है, इसके ऊपर वाली सरफेस भी इस तरफ मूव कर रही है, तो ये हवा को स्पीड अप कर देगी, क्योंकि ये जो हवा है ऑब्वियसली इसके मॉलिक्यूल्स को एक पुश मिल जाएगा इस बॉल के रोटेट करने की वजह से, तो इसके ऊपर वाली हवा स्पीड अप हो जाएगी और नीचे से हवा इधर आ रही है लेकिन ये उस तरफ पुश कर रहा है, हवा इधर आ रही है, ये उधर पुश कर रहा है नीचे वाली सरफेस से, नीचे वाली हवा स्लो डाउन हो जाएगी। तो अगेन स्ट्रीम लाइंस की अरेंजमेंट उसी तरह से हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस क्लोज हो जाएंगी ताकि इंडिकेट हो कि यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा है और फ्लूइड का प्रेशर कम, और यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस उसकी निस्बत थोड़ी स्प्रेड अपार्ट हैं, ताकि बल्कि ये उल्टा है, सॉरी ये यूँ मूव कर रहा है, हाँ ठीक है, उस तरफ इस तरह यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस थोड़ी सी स्प्रेड अपार्ट हैं ताकि इंडिकेट हो सके कि यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड लो और प्रेशर ज़्यादा है। तो नीचे अगेन प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऊपर अगेन प्रेशर कम हो गया, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो इसको एक लिफ्ट मिलेगी। दिस लिफ्ट इज नोन एज मैग्नस फोर्स। तो होगा क्या कि मैं बॉल सामने फेंकूंगा लेकिन मैंने रोटेट करती हुई बॉल फेंकी है, तो ये बॉल सीधी जाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता यूं मूव कर जाएगी, स्विंग हो जाएगी। हालांकि मैंने फेंकी बिल्कुल सीधी है, मैंने नहीं उसको यूं फेंका, मैंने उसको यूं सीधा ही फेंका है, लेकिन उसको रोटेट करवाते हुए फेंका है, तो वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरफ रोटेट करवाएं तो किस तरफ लिफ्ट होगी। अब आपने मुझे बताना है कि अगर मैं बॉल को इस तरह से, जिस तरह एरो लगे हुए हैं, इस तरह से रोटेट करवाने की बजाय इस तरह से घूमता हुआ फेंकूं, ये जो अभी मैंने दूसरे एरोज लगाए हैं ये येलो वाले, अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हुआ फेंकूं तो फिर क्या इसके ऊपर मैग्नस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी या नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और क्यों? ठीक है, ये मैग्नस इफेक्ट बाकायदा एक सेपरेट टॉपिक है। जिस तरह बर्नौलीज इफेक्ट है, वेंचुरीज इफेक्ट है, मैग्नस इफेक्ट भी होता है। ये तीनों इफेक्ट्स बर्नौलीज थ्योरम की ही कंक्लूजन्स हैं। सर्च कीजिएगा गूगल पर अगर आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। ये हो गया स्विंगिंग बॉल का कॉन्सेप्ट। तीसरा इसका जो इफेक्ट है, एप्लीकेशन है बर्नौलीज इफेक्ट की, वो वेंचुरी रिलेशन है, लेकिन चूँकि वो अपने आप में एक अलग से, चूँकि वो टॉपिक है, वो काफ़ी लंबा होगा और ऑब्वियसली ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। हमने थोड़ा सा हल्का सा एडिशनल पढ़ाने की मैंने कोशिश की है, तो वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाया गया है ये दिस इज़ मोर देन इनफ। इसको कंसेप्चुअली आप हजम कर लें, डाइजेस्ट कर लें। दिस इज़ ऑल फॉर बर्नौलीज इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड फिजिक्स। वो बेसिकली रीडिंग वाला टॉपिक है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एफटीबी से आपको करने की ज़रूरत है, पीटीबी वालों को, बिकॉज बहुत ही बुरा लिखा हुआ है ऑनेस्टली पीटीबी में। उसका आपके सिलेबस में, एमडी कैट के सिलेबस में उस टॉपिक का नाम क्या है? उसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन ब्लड फिजिक्स।
लेकिन पीटीबी में वो जो पूरा का पूरा टॉपिक लिखा हुआ है उसमें कहीं भी बर्नौलीज इक्वेशन नहीं है। सो ये टॉपिक एफटीपी में बेहतर है, मैं वहाँ से उठा के आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। दोनों चीज़ें, यहाँ से स्फिग्मोमैनोमीटर उधर पढ़ाएंगे, वहाँ से बर्नौलीज रिलेशन और एक और लॉ होता है पॉइज़ोलॉज लॉ, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और थोड़ा सा बर्नौलीज इक्वेशन का भी हम चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा एक एडिशनल चीज़, हम एक यूट्यूब वीडियो भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि स्फिग्मोमैनोमीटर किस तरह से ब्लड प्रेशर नोट करता है। दिस विल बी ऑल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद आप फ्री हैं, फिर आपने क्विज करनी है और फिर रेस्ट करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको कामयाब करे, मेहनत कीजिए, खुदा हाफिज़।